हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माई 3D फिजिक्स और मैं हूं विकास सिंह। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का हमारा नाम है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन वेक्टर। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन वेक्टर। पहले हम समझ लेते हैं कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है। देखो, पोलराइजेशन में आ रहा है पोलर का मतलब है डायपोल मोमेंट। तो हम एक ऐसी टर्म पढ़ने वाले हैं जो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है, इसको आप पहले ध्यान में रख लें। तो पोलराइजेशन, तो देखो पोलराइजेशन क्या होगा, सिंपल सा है, द डेवलपिंग द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सब्सटेंस और इन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो आपके पास डायपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, इस सारी की सारी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पोलराइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन वेक्टर। देखो सिंपल सा है, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है हमारे पास, द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और स्लैब। मतलब कितना डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप हुआ किसी स्लैब के अंदर या किसी सब्सटेंस के अंदर, मतलब उसके वॉल्यूम पर, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर कितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, उसको बोलेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। ओके, कितना हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। क्लियर? ठीक है। सो सपोज करो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर है, वो हमारे पास होता है इंड्यूस डायपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका होगा, उस सब्सटेंस का होगा। सपोज करो हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव शीट है, एक नेगेटिव शीट है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा है, इसकी पॉजिटिव सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, और इन दोनों चार्ज शीट के बीच में जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है। हम जानते हैं, मैंने अभी इससे पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था कि जैसे ही हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से उसके जो पोल्स होते हैं, जो उसके डायपोल, जो उसके हमारे पास जो स्मॉल डायपोल मोमेंट होते हैं हमारे पास, वो सारे अलाइन हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर हो गए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये छोटे डायपोल मोमेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें n नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास, ये है नंबर ऑफ एटम्स। अब बात आती है कि इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सिंपल सा निकाल लेते हैं। हमारा मैग्नीट्यूड आएगा n इंटू में p कैप। अब ये n क्या है, n हो गया नंबर ऑफ एटम्स, जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है n, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। p क्या हो गया, डायपोल मोमेंट। क्लियर? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कैपिटल P इज इक्वल टू एन स्मॉल p कैप ले लीजिए आप, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आता है। क्लियर? इसको भी आप स्मॉल p बना लें। अब बात आती है इसकी यूनिट क्या होती है पोलराइजेशन वेक्टर की। तो देखिए इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होता है 2a इंटू में q अपॉन में वॉल्यूम v। तो 2 तो कांस्टेंट है, a हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, तो लेंथ हो गया हमारे पास मीटर में आता है,
Q क्या आएगा हमारे पास, Q हमारे पास आ जाएगा चार्ज में, V होता है हमारे पास मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसकी यूनिट निकाल देंगे। डायपोल मोमेंट 2a इंटू में Q होता है अपॉन में V, और ये हमारे पास हो जाएगा, A को मीटर में, 2 की कोई डायमेंशन होती नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं होती है, Q की होती है कूलम, क्योंकि ये चार्ज है हमारे पास, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, 1 से कट जाएगा तो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी हो जाएगी यूनिट। इसकी डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, डायमेंशन हमें निकालनी है, डायमेंशन ये हम यहीं से निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या है हमारे पास, हम जानते हैं कि कूलम मीटर पर मीटर स्क्वायर है। अब देखिए जो कूलम है वो कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। आप लोगों ने इस 11th के अंदर पढ़े होंगे 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर? उसमें लेंथ आता है, मास आता है, टाइम आता है, नंबर ऑफ मोल्स आता है, कैंडला ल्यूमिनिसिटी आती है, उसके अंदर करंट भी आता है। ठीक है, तो हम को इसकी डायमेंशन लिखनी है तो सिंपल सा लिखेंगे हम। डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी, देखो जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो होता है, जो करंट होता है I, जो करंट है हमारे पास वो होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो हमारे पास चार्ज क्या रहेगा, करंट इंटू में टाइम। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पियर टाइम, तो चार्ज की यूनिट हो गई। क्लियर? और जो हमारे पास अपॉन में क्या बच रहा था, मीटर स्क्वायर बच रहा था, तो इसकी डायमेंशन क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा, देखो हम जानते हैं कि लेंथ के लिए L का यूज किया जाता है, L-2 T1 एम्पियर 1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो याद आएगी M0 L-2 T1 A1, ये इसकी डायमेंशन निकल कर आ जाएगी। तो इसकी डायमेंशन होगी M0 L-2 T1 A, यहाँ पर M मास फैक्टर है, L लेंथ के लिए है, T टाइम के लिए, और A एम्पियर है करंट के लिए। तो ये डायमेंशन होती है पोलराइजेशन वेक्टर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना, क्योंकि ये IIT JEE वगैरह में आपका बहुत पूछा जाता है। अब आपके MCQ भी आते हैं, तो CBSE के अंदर भी इसको पूछ सकता है, तो प्लीज इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए हो, या अगर कोई भी इसमें डाउट रहा हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। और इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।